नमस्ते छात्रों। पिछली कक्षा में हमने व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार का अध्ययन किया था। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने शब्द अलंकार का अध्ययन किया था, जो कि अलंकार का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे तथा समझने का एक हल्का सा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हम उससे पूर्व जान लेते हैं अलंकार की एक फिर से हल्की सी परिभाषा। छात्रों, अलन अर्थात भूषण होता है और कर शब्द का अर्थ होता है उसे सुसज्जित करने वाला। सरल भाषा में समझते हैं इस बात को। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक स्त्री अपनी सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी तरह काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का उपयोग करता है, ताकि उन काव्यों को पढ़कर अलंकारों के साथ पाठक में काव्य के प्रति और अधिक रोचकता आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। मुख्य तौर पे छात्रों, अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। वह है शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। उभय अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 भेद आते हैं उसके: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। आपके कोर्स में हमें सिर्फ अनुप्रास अलंकार तथा यमक अलंकार पढ़ना है और ये ऑलरेडी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थालंकार और उसके भेद पढ़ने वाले हैं। अब अर्थालंकार भी 5 भागों में विभाजित है और वे होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। छात्रों, अर्थालंकार के अंतर्गत भी उत्प्रेक्षा अलंकार आपके कोर्स में नहीं है, तो आज की कक्षा में हम मात्र 4 भेदों को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थालंकार से। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अलंकार कौन सा होगा? अर्थालंकार। ठीक है, यानी एक कविता है, एक पंक्ति लिखी हुई है और उसमें जो अर्थ निकल के आ रहा है वो बहुत ही सुंदर, एक विशेष सौंदर्य दे रहा है कविता को, उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अर्थ उसका मीनिंग बता रहा है। इसके भी कुछ भेद होते हैं। मुख्य 4 भेद हम पढ़ेंगे फिलहाल। वो होता है उपमा अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हम नहीं पढ़ेंगे, कारण यह आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उपमा अलंकार से। उपमा अलंकार क्या होता है? इसका अर्थ होता है समानता दिखाना, यानी कि इक्वल, या फिर आप इसे कह लीजिए तुलना भी करता है ये। ठीक है, उपमा अलंकार में 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे हमेशा, तुलना या समानता। तो जहां किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव यानी उसके नेचर, उसकी स्थिति, उसके रूप के बारे में या उसके गुण के बारे में आदि चीजों की हम तुलना करते हैं या उसकी हम समानता किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु की तुलना से की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। या तो तुलना कीजिए या आप समानता दिखाइए, वहां पे होता है उपमा अलंकार। उदाहरण: हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक छोटी सी बच्ची के बारे में। और बच्ची कैसी है? फूल सी कोमल है। तो यहाँ पे बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? तो फूल के साथ की जा रही है, फूल सी। और बच्ची और फूल दोनों कैसे हैं? कोमल है, तो बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है,
कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। तो उसके हाथ कैसे हैं? कोमल है। किसके साथ लेकिन इन हाथों की तुलना या समानता दिखाई जा रही है? तो कमल के फूल के जैसे। तो हाथों को कोमल के समान, हाथों के समान कोमल बताया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ जाएगा आपका? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाले शब्द हैं यहाँ पे तुलना या समानता की जानी। अब इसी तरह आपको यहाँ एक और एक चीज समझना होगा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। ये बहुत जरूरी है इन अंगों को समझना, क्योंकि अगला जो रूपक अलंकार है वो भी इसी पर बेस्ड है आपका। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, समझिए इसे। उपमेय, उपमेय शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। यानी आप किस वस्तु की और किस व्यक्ति की तुलना कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज, आदमी को या उस वस्तु को हम उपमेय शब्द कहेंगे। वहीं उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो आप किस वस्तु व्यक्ति की तुलना करना चाहते हो उसे हम उपमेय कहते हैं, और किससे करना चाहते हो आप या कर रहे हैं आप उसे हम उपमान कहते हैं, ठीक है। ये बस फर्क है। तीसरा क्या है? साधारण गुण धर्म। उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। यानी कि जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, यानी उपमेय में, यानी उपमेय की तुलना आप अगर उपमान से कर रहे हो तो किस कारण कर रहे हो, कौन सी वस्तु है? तो जो जिस वस्तु से आप तुलना कर रहे हो उस वस्तु को हम साधारण गुण धर्म कहते हैं, ठीक है। तो जिससे आप तुलना कर रहे हो, उपमेय की तुलना आप उपमान से कर रहे हो, और इन दोनों की तुलना किस पर्टिकुलर चीज से कर रहे हो उसको हम साधारण गुण धर्म कहते हैं, ठीक है। चौथा, समतावाचक शब्द। वाचक यानी बोलने वाला शब्द। तो जिन शब्दों से समानता या तुलना की जा रही है वो दर्शाया जाए उसे हम समतावाचक शब्द कहते हैं। यानी कि पंक्ति में डेफिनेटली आपके सामने कैसे शब्द आएंगे? या तो आपके सामने सम शब्द आएगा, ज्यों के समान शब्द आएगा, तुल्य से शब्द आएगा, सी शब्द आएगा, सा शब्द आ सकता है, या सरिस ये शब्द आएगा। तो जहां पे भी ये सारे शब्द आएंगे वहां पे आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? समतावाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसी बात को एक बार फिर से उसी उदाहरण के जरिए समझते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, अब यहाँ पे हरि कौन होता है? ईश्वर। उसके पद यानी कि उनके पैर। तो हम हरि के जो पैरों की बात कर रहे हैं, यानी वो हो गए हमारे उपमेय। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हरि के पैरों की बात कर रहे हैं। कोमल कमल से, अब हरि के पद कैसे हैं? कमल के जैसे हैं। तो कमल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपमान। और जब हरि के पद उपमेय है, कमल उपमान है, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा साधारण शब्द है जो बता रहे हैं कि हम किसके लिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि हरि का पद भी कोमल है और कमल भी कोमल है। तो कोमल वर्ड यहाँ पे हो जाएगा आपका साधारण गुणधर्म। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? हमें पता चल रहा है से शब्द से। अभी मैंने कहा था समतावाचक शब्द की पहचान क्या होती है? से, सा, सी, ज्यों, त्यों, सरिस, ये शब्द जहां मिलते हैं वो होते हैं समतावाचक शब्द। समझिए इसको कि यहाँ पे उपमेय की तुलना हम किससे कर रहे हैं? उपमान से कर रहे हैं। कौन सा शब्द के कारण कर रहे हैं? कोमल शब्द के कारण, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है? वो वर्ड वो है कोमल, ठीक है। दूसरा उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ती ढेरी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बच्ची को यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? फूल से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और कौन सा वर्ड है कंपैरिजन करने के लिए? हमारे पास क्या वर्ड है? वो है वर्ड कोमल, कि भैया फूल भी कोमल होता है और वो बच्ची भी कोमल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कोमल शब्द यहाँ पे क्या हो गया आपका? साधारण गुणधर्म हो गया। और कैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं? सी शब्द के साथ। हमें पता है फूल सी है वो कोमल, तो सी जो है वो वाचक, वही हमें बता रहा है समता का। फूल सी शब्द बता रहा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं इससे, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए, पीपर पात सरिस मन डोरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? जो पीपर पात है, यानी पीपर पात क्या होता है? पीपल के पत्ते।
सरिस मतलब क्या होता है, पीपल के पत्ते कैसे हैं, तो वो समतावाचक शब्द में चला गया, सरिस वर्ड आया है। मन डोरा, मन यहाँ पे हमारा हृदय होता है, डोरा मतलब कि डोलना, हिलता डुलता रहता है। तो यहाँ पे मन डोरा, मेरा मन किसके जैसे डोल रहा है, किसके जैसे हिल रहा है, पीपल के पत्तों के जैसे हिल रहा है। तो यहाँ पे मन हो जाएगा मेरा उपमेय, किसके साथ मैं अपने मन का कंपैरिजन कर रही हूं, तो पीपल के पत्तों के साथ। और क्यों कर रही हूं, क्योंकि पीपल के पत्ते भी हिलते हैं, मेरा मन भी डोल रहा है, पीपल के पत्ते भी डोलते हैं, मन भी डोलता है। तो वो वर्ड क्या है, डोरा शब्द यहाँ पे क्या हो गया, इसका साधारण गुणधर्म। तो वही इनको कौन जोड़ रहा है, कौन बता रहा है, तो वह है समतावाचक शब्द हो जाएगा यहाँ पे सरिस। ठीक है, तो छात्रों ये हो गया आपका उपमा अलंकार, तुलना या समानता करना, उपमेय और उपमान को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब इसी से जुड़ा आपका रूपक अलंकार है, ये आपका अर्थ अलंकार का दूसरा मुख्य भेद है। अब रूपक अलंकार क्या होती है, काव्य में जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। अभी अभेद आरोप क्या होता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक नहीं मान रहे थे हम, वहां पे कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, समानता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। परंतु यहाँ पे रूपक अलंकार में एक मान लेते हैं, एक रूप मान लेते हैं। ठीक है, फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची कैसी है, तो फूल सी है, कोमल, फूल के जैसे कोमल है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम उसे एक ही मानेंगे। उदाहरण से ही आप समझेंगे इस बात को। परंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा रूपक अलंकार में, कि इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य, मध्य यानी कि उपमेय शब्द और उपमान शब्द के बीच में क्या लग जाता है, रूपी वाचक शब्द का प्रयोग होता है। चलिए पहले उदाहरण से इस बात को समझते हैं। क, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पर एक छोटा सा बालक अपनी माँ से कहता है कि मैया मुझे क्या चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए, यानी चांद रूपी खिलौना ही चाहिए। यहाँ पे चांद की तुलना खिलौने से नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे इस बालक को जो चंद्रमा है वो खिलौने जैसा ही लग रहा है, वो एक ही रूप मान के चल रहा है इसको। ठीक है, तो जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मैंने कहा चंद्र रूपी खिलौना। ठीक है, अब यहाँ पे आप चलिए इसको हम एक बार अलग उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ पे जो चरण है वो आपका हो गया उपमेय। ठीक है, यहाँ पे पैरों का कंपैरिजन, चरण का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, कौन है यहाँ पे उपमान, तो वो है आपका कमल। किसके हम पैरों की बात कर रहे हैं, तो हरि की। तो यहाँ पे चरण और कमल, इनकी तुलना नहीं हो रही है, इनको कह रहे हैं चरण रूपी कमल, यानी कि मेरे ईश्वर के जो पैर हैं वो किसके जैसे हैं, चरण कमल के जैसे हैं। तो चरण रूपी कमल उनके पद हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एक उदाहरण है, यहाँ पे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पे देखिए इसमें ही बहुत सारे आपके तो बहुत अलंकार आते हैं, लेकिन फिलहाल आप रूपक अलंकार को समझिए। अंबर पनघट, ठीक है, अंबर रूपी पनघट, पहली चीज है ये देखिए। तारा घट, तारा रूपी घट। उषा नागरी, उषा रूपी नागरी। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि जो अंबर है, आकाश है, वो किसके जैसे बताया जा रहा है, उसका यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि उसको हम यहाँ पे अंबर रूपी किसके रूप में उसको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे पनघट के रूप में, यानी कि तालाब के रूप में। डूबो रही, तारा घट, तारा मतलब आप समझते हैं स्टार्स, तारे, घट यानी कि घड़ा, तो तारों रूपी जो घड़ा है, और उषा रूपी नागरी, यानी जो उषा क्या होती है यहाँ पे, सुबह रूपी की जो नागरी मतलब की स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो तारा है वो आपका उपमेय हो गया। ठीक है, और जो घट है यहाँ पे वो आपका उपमान है। वैसे ही अंबर और पनघट के लिए भी था, उषा और नागरी के लिए भी है। तो यहाँ पे तारा रूपी घट, अंबर रूपी पनघट या उषा रूपी नागरी कहा जा रहा है।
यहाँ पर हम इन्हें एक रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है, तो ये आपका रूपक अलंकार हुआ। अगर यहाँ पे समानता दिखाते या फिर तुलना करते तो वो उपमा अलंकार होता। ठीक है। और वैसे भी आप एक चीज नोट देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, उपमा अलंकार में सम, जैसा, ज्यों के समान, तुल्य, सा, सी, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता कि आपको कहीं पर भी सम शब्द, सी शब्द या समानता दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हम अंबर पनघट नहीं, हम यहाँ पे कह रहे हैं अंबर रूपी पनघट की बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में कहीं कहीं पर कोई समानता दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि कहीं कहीं दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह, अंबर और पनघट के बीच में योजक चिन्ह दिख रहे हैं। तो और आप जब इनको योजक चिन्ह नहीं भी होंगे या चिन्ह होंगे भी, तो आप जब इसका विग्रह करेंगे, यानी इसको जब आप तोड़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप कहेंगे अंबर रूपी पनघट, चरण रूपी कमल, तारा रूपी घट, इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह कहने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये रूपक अलंकार है। और भी उदाहरण अगर आपको मिलेंगे तो आप प्लीज उन्हें पढ़िए, मैं और भी देने की कोशिश करूंगी अपनी आगे की कक्षाओं में, और इस पर हम फिर से डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने अगले भाग पर पहुंचते हैं। वो है आपका तीसरा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये अतिशयोक्ति अलंकार भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है और बहुत महत्वपूर्ण अलंकार माना जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है छात्रों, कि जब किसी बात का वर्णन अथवा काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तब वहां पर कौन सा अलंकार आता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सरल शब्दों में एक कवि, एक लेखक जब अपनी किसी बात को सरल भाषा में ना कह के बहुत बढ़ा चढ़ाकर उस बात को वहां पे लिख देता है या कह देता है, तो हम कहते हैं कि यह तो अतिशयोक्ति अलंकार है। उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि राणा जी के बारे में तो हम सब जानते हैं, और उनके घोड़ा जो था चेतक, उसके बारे में भी जानते हैं, वो बहुत तेज दौड़ता था। ठीक है। अब यहाँ पे कवि ने क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिचुएशन दे रहे हैं वो, कि आगे बहुत बड़ी नदी थी, अब घोड़ा उसे कैसे पार करे। ये बात कौन सोच रहा है? राणा जी सोच रहे हैं इस पार खड़े होके। इससे पहले कि उनका सोचना खत्म हो, इसके पहले ही चेतक उस पार, नदी के उस पार पहुंच चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने अपने घोड़े, मतलब यहाँ पे कवि ने चेतक घोड़े के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसकी स्फूर्ति, उसके तेज गति के बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि विद इन अ सेकेंड आप अभी सोच रहे हो और कुछ ही पलों में घोड़ा इस पार से उस पार चला जाए? तो जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मात्र कवि ने यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर इस बात को पेश किया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार कहा जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार माना जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण समझिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अपने कक्षा 8वीं में सुदामा चरित्र पढ़ा होगा, उसकी का ये लाइन लिया है मैंने। इसमें हम देखते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जब सुदामा जी कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण उनको देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं, और वो एक परात मंगाते हैं, एक बड़ा सा बर्तन मंगाते हैं, उसमें पानी होता है। क्यों? ताकि वे सुदामा के पैरों को धो सके, जिनमें कांटे और खून लगा हुआ था। ठीक है। लेकिन इससे पहले कि कृष्ण उस अपने हाथों से उस पानी को छूते या धोते उनके पैरों को, उन्होंने मात्र अपने आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उसी से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। देखिए छात्रों, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि आप अपने आंखों से ही, यानी कि आंसुओं से, जो आंसू बह रहे हैं आपकी आंखों से, जो अश्रु निकल रहे हैं, आप उसी से किसी के पैर धो दें। तो यहाँ पे मात्र कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दर्शाने के लिए कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, यानी इस भाव को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है। और इसी में आपका जो तीसरा उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है कि हनुमान के पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे क्या होता है कि हनुमान जी, रामायण से लिया गया है ये, हनुमान जी की पूंछ में अभी तक से आग लगी भी नहीं थी, और यहाँ पे
पल भर में पूरी जो लंका नगरी थी वो जलकर राख हो जाती है और सभी निशाचर यानी कि सभी राक्षस वहां से दूर भाग जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर हनुमान जी के बारे में बताने की कोशिश की कि वो कितने अधिक शक्तिशाली बलशील थे, कि अभी तो उनकी पूंछ में आग भी नहीं लगी और यहाँ पूरी नगरी ही जलकर राख हो गई। ठीक है, तो जब भी इस तरह की व्याख्या आप कहीं पे भी देखें, भले वो कविता हो, दोहे हो या फिर गद्य का ही कोई भाग क्यों ना, कहानी का ही कोई भाग क्यों ना हो, तो आप वहां पे आसानी से पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि जहां पे बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। तो चलिए अब अपने चौथे और आखिरी अर्थालंकार के भेद की तरफ चलते हैं और वो है आपका मानवीकरण अलंकार। ओके, अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में देखिए, आप कोई भी कविता उठाएंगे, कोई भी दोहा उठाइए या किसी भी गद्य को पढ़िए, वहां पे अगर आपको प्रकृति की चीजों को यानी नेचर की किसी भी चीज को या किसी भी अन्य वस्तु को जो मनुष्य नहीं है परंतु उसको मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए यानी बिहेव करते हुए दिखाया जाए तो हम सीधे सीधे उसको कह सकते हैं कि यह मानवीकरण अलंकार है, यानी कि मनुष्य टाइप से। ठीक है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इस बात को कैसे आप समझेंगे, उदाहरण देखिए। फूल हंसे, कलियां मुस्काई, 4 शब्द हैं। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या फूल हंस सकते हैं? क्या कलियां मुस्कुरा सकती हैं? जी नहीं। हंसने और मुस्कुराने का काम कौन करता है? तो मनुष्य जाति कर सकती है। तो यहाँ पर फूल और कलियों का मानवीकरण यहाँ पे हुआ है। तो प्रकृति की चीजें जो होती हैं वो क्या कभी मुस्कुरा सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये असलियत में संभव नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझना होगा कि फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि प्रकृति की चीजों के द्वारा। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है इस पंक्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या अपनी बात को और अधिक रूप में समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसी मानवीकरण अलंकार का जो दूसरा उदाहरण है उसको देखिए। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। किसकी रचना है? तो निराला जी की। अब इसमें क्या होता है, दिवसावसन शब्द का अर्थ क्या होता है? शाम। मेघ में शब्द का अर्थ क्या होता है? मेघ के समान पर्वतों से। अब मेघ के समान पर्वतों से कौन धीरे धीरे उतर रही है? संध्या यानी कि शाम रूपी सुंदरी, यानी उसकी किरणें उतर रही हैं। छात्रों, इस पूरे जो पंक्ति है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कवि निराला जी ने संध्या सुंदरी परीसी यानी कि संध्या को, इवनिंग को किससे कंपेयर किया है? एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है, कंपेयर किया है। संध्या सुंदरी परी, तो उस कवि ने यहाँ पे संध्या को, संध्या शब्द का मानवीकरण यहाँ पे किया है, यानी संध्या को उन्होंने एक सुंदर परी के समान यानी सुंदर स्त्री के समान कंपेयर करने की बात की है। क्या कभी संध्या स्त्री जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। शाम को हम स्त्री नहीं कह सकते, वो प्राकृतिक चीज है, उसकी खूबसूरती अलग है। पर संध्या की खूबसूरती को दर्शाने के लिए कवि ने यहाँ पे उसे स्त्री के साथ उसका वर्णन किया है कि यह सुंदर परी के जैसे लग रही है। ठीक है, तो छात्रों इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार क्या होते हैं। कुछ उदाहरणों के जरिए हमने इन अलंकारों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में कही गई सारी बातें थोड़ी बहुत तो कम से कम समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और कुछ और उदाहरण अपनी तरफ से भी समझने का कोशिश कीजिए और उदाहरण देखिए, उनको समझिए कि कौन सा अलंकार होगा। जब कभी भी हम मिलेंगे तो इस विषय पर एक बार पुनः हम चर्चा अवश्य करेंगे। तब तक के लिए छात्रों मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।